नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है सीआरपीसी 1973 के अध्याय 31, जिसमें आपराधिक मामलों के अंतरण एवं अन्य मामलों के अंतरण के संबंध में धारा 406 से लेकर 412 तक सीआरपीसी में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा और कुछ अन्य मुद्दे होते हैं जिन पर आपराधिक मामलों के अलावा अन्य मामलों के अंतरण की बात भी होती है। उसके संबंध में भी आज की चर्चा में उन्हें शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में आपराधिक मामलों की सुनवाई में मामले जिस न्यायालय में सुनवाई हो रही है उस न्यायालय से अन्य न्यायालय को ट्रांसफ़र कराने के संबंध में जो प्रावधान है उसका मैं पहले उल्लेख कर रहा हूं, जो विधि के विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी के लिए। उसके साथ ही सामान्य जन और न्यायालय के पक्षकारों, जो प्रकरण के पक्षकार होते हैं, और वकीलों के हिसाब से क्या मुद्दे आते हैं और किस तरीके से प्रक्रिया है, उस संबंध में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं धारा 406 सीआरपीसी का विवरण बता रहा हूं। धारा 406 में उच्चतम न्यायालय को जब प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए यह निर्देश दिया जाए कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के दंड न्यायालय को या अन्य वरिष्ठ न्यायालय को अंतरित की जाए, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात उचित पाए जाने पर ऐसा आदेश किया जाता है। यहाँ पे यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला पाया जाता है तो 1000 से कम राशि के संबंध में प्रतिकर दूसरे पक्ष को दिए जाने का आदेश का प्रावधान भी है। अब इसके बाद आता है उच्च न्यायालय की शक्ति, जिसका विवरण धारा 407 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। इस प्रावधान के तहत भी जब उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत कराया जाता है कि दंड न्यायालय में ऋजु और पक्षपात रहित जांच या विचारण न हो सकेगा और किसी असाधारणता और कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभावना है, तो इस धारा के अधीन आदेश या संहिता के किसी अन्य उपबंधों के द्वारा प्रावधानित या अपेक्षित पक्षकारों साक्षियों के सुविधा के लिए न्याय के उद्देश्य के लिए उचित होने पर निचले न्यायालय की रिपोर्ट या पक्षकारों के आवेदन या स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि एक ही सेशन खंड से दूसरे सेशन खंड में कोई भी मामला तभी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को किया जाएगा जब संबंधित सेशन न्यायालय को आवेदन कर दिया गया हो और सेशन न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया हो। इसके बाद धारा 408 का प्रावधान है, जिसमें अपीलों और मामलों को अंतिम करने की सेशन न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान भी उसी तरीके से है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि जो आवेदन तुच्छ या पक्षकारों को परेशान करने के लिए पेश किया गया हो तो वहाँ 1000 की जगह 250 रुपये प्रतिकर दूसरे पक्ष को दिलाए जाने का प्रावधान है। इसके बाद धारा 409 सेशन न्यायाधीश द्वारा मामलों को अपीलों को वापस लेने और अपने अधीनस्थ न्यायालय को अंतरित करने के संबंध में प्रावधान है। तो इसमें यह बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को कोई मामला या अपील जो उन्होंने उनके हवाले किया है वापस मंगा सकते हैं और यह कार्रवाई अपील या मामले की सुनवाई प्रारंभ होने के पूर्व की जा सकती है या स्वयं या संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य न्यायालय के हवाले करने की उनकी शक्ति है। और इसके बाद
धारा 410 दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस लिया जाना। इसके संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को अधिकार है कि वो उनके समक्ष उनके अधीनस्थ किसी मामले को वापस ले सकते हैं या किसी मामले को किसी मजिस्ट्रेट को हवाले कर सकते हैं या उसे वापस मंगा सकते हैं और उसका स्वयं विचारण कर सकते हैं या अन्य न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह प्रावधान न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में है जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार है। और इसके बाद आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले करना या वापस लिया जाना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संबंध में जो प्रावधान है वो जिले का जो कलेक्टर होता है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है और जो उपखंड मजिस्ट्रेट होते हैं जैसे एसडीओ वगैरह तो उनको उपखंड मजिस्ट्रेट बताया जाता है। तो कोई जिला मजिस्ट्रेट उसके सामने किसी मामले की कार्रवाई प्रारंभ होने के पास अन्य मजिस्ट्रेट को उसे भेज सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले को अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संबंध में ही ये प्रावधान है। अब धारा 412 में उल्लेख किया गया है कि 406 से लेकर 411 तक के प्रावधानों के तहत जब कोई मामला किसी न्यायालय से दूसरे न्यायालय को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए कारणों का उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तब जब कोई मामला किसी न्यायालय में चल रहा है और उस मामले के न्यायिक निराकरण में या पक्षपात रहित निराकरण के लिए यदि किसी पक्षकार को आशंका होती है तो वह उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। उसे जो आवेदन करता है उसके संबंध में अपने कारणों को लिखना होता है और उसके समर्थन में उसे शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है और अन्य जो आधार हैं उसके संबंध में कोई प्रमाण हो तो वह भी प्रस्तुत करना होता है। वह आवेदन संबंधित न्यायालय में पेश करता है तो उसकी सुनवाई के लिए यदि जज आदेश करता है तो विरुद्ध पक्ष को सूचित करने का नोटिस करता है और जिस जज के न्यायालय से केस ट्रांसफ़र कराने के लिए आवेदन किया गया है संबंधित जज से भी वो प्रतिवेदन मंगाते हैं और दूसरे पक्ष का जवाब और अदालत का प्रतिवेदन आने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस आवेदन का निराकरण किया जा सकता है। तो इस तरीके से मामलों के ट्रांसफ़र होने की बात है। अब यहाँ पे यह उल्लेख करना भी मैं उचित समझता हूँ कि क्या होता है कई बार कोई काउंटर प्रकरण होते हैं जिसमें दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया तो एक मामला छोटा है जिसमें धारा 323-24 का अपराध है तो वो मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा विचारणीय होता है और जो दूसरा मामला है जो काउंटर प्रकरण है उसमें 307 या 302 का अपराध है। तो उन दोनों के निराकरण के लिए आवेदन करने पर दोनों मामलों का एक ही न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने का प्रावधान है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के कई न्याय दृष्टांतों में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यदि जज महसूस करता है कि वह उस मामले में न्याय नहीं कर पाएगा तो वह उसके ट्रांसफ़र के लिए संबंधित न्यायालय में निर्देश के लिए आग्रह करता है। हमने कई बार पेपरों में टीवी में सुना देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज ने किसी मामले को सुनने से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे ही उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में भी देखा गया है। तो ये स्थितियाँ आना एक अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मामलों के ट्रांसफ़र के संबंध में अगर कोई वैधानिक स्थितियां हैं तब तो वो उचित होता है
कि जैसे कोई मामला इस तरीके का है कि जिसमें गवाह संबंधित स्थान के हैं, उनको आने जाने में देरी होगी, खर्चे में व्यय होंगे, या कोई मामले के पक्षकार एक स्थान के निवासी हैं, वहाँ की ही घटना है, गवाह भी वहीं के हैं, तो उस तरीके के मामलों का निराकरण वहाँ किया जाना उचित होगा। परंतु कई बार पक्षकारों द्वारा किसी पीठासीन अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं। ये गंभीर मामला होता है और इसमें संयत भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से साक्ष्य और आधार हों तब आवेदन किए जाने की ज़रूरत होने पर आवेदन किया जाना उचित होगा। तो ये जो स्थिति है भारत में मामलों के विचारणा के दौरान ट्रांसफ़र के संबंध में, उसकी मुख्य मुद्दों की मैंने चर्चा की है। आप या किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में कोई और प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहें। उसको समयानुसार निराकरण करने के लिए मैं कमेंट्स बॉक्स में ही उसके उत्तर उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार। शेष बातें अन्य वीडियो में। आपराधिक मामलों के अंतरण के प्रावधान के बाद कुछ विशेष किस्म के मामले रहते हैं जिनके अंतरण के संबंध में बात है। तो वो मामले इस तरीके के होते हैं जैसे दहेज प्रताड़ना के मामले। तो इसमें फरियादी जनरली विवाहिता पत्नी होती है जो शिकायत अनेकों बार मायके के निवास स्थान के थाने में कर देती है और घटना ससुराल पक्ष जहाँ रहता है वहाँ की होती है। तो उस स्थिति में मायके पक्ष के संबंधित थाने द्वारा रिपोर्ट लिखकर जांच कर मामला जहाँ ससुराल पक्ष के लोग रहते हैं वहाँ जांच के लिए भेज दिया जाता है। वो कई बार घटना का कोई एकाध कारण मायके पक्ष के स्थान का बताया जाता है और बाकी घटनाक्रम ससुराल पक्ष का होता है। तो ऐसे मामले में ससुराल पक्ष के रहने वाले अन्य स्थान के होते हैं, अधिकतम गवाह ससुराल पक्ष के स्थान के होते हैं, जांचकर्ता अधिकारी भी ससुराल पक्ष के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों को ट्रांसफ़र करने की स्थिति होती है। और कई बार इसी तरीके से वैवाहिक मामलों में जो तलाक या साथ में रहने के आवेदन होते हैं, पत्नी जहाँ रहती है वह वहाँ आवेदन लगाती है, पति जहाँ रहता है वह वहाँ आवेदन लगाता है। तो ये वैवाहिक मामले कुटुंब न्यायालय या जिला न्यायालय के तहत सुनवाई में जैसा क्षेत्राधिकार हो वहाँ प्रस्तुत होते हैं। तो सुविधानुसार अधिकतम मामलों में यही पाया गया है कि जहाँ महिला निवास करती है वहाँ के न्यायालय को ये मामले ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है यदि वो एक ही राज्य में रहते हैं। यदि अनेक अन्य राज्यों में रहते हैं तो फिर उच्चतम न्यायालय में आवेदन करना होता है। और इस संबंध में पक्षकारों को आवेदन के साथ शपथ पत्र पेश करना पड़ता है और दूसरे पक्ष के द्वारा जवाब दिया जाता है और उनमें सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है। और कोई जिज्ञासा हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात या जो भी प्रश्न हो बताएं, उसका समय अनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।